करेंगे। जेडीयू की तरफ से जेडीयू अब निशांत के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाला है, ये बयान सामने आया। निशांत कुमार ही जेडीयू के भविष्य हैं, ये भी कहा जा रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आज सबकी जुबान पर निशांत कुमार थे। हमारे जनता दल यूनाइटेड पार्टी का भविष्य है निशांत जी। श्री निशांत कुमार जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, पार्टी के नेता हैं, उनके नेतृत्व में भी हम लोग काम करेंगे। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश और निशांत की ये तस्वीर नई सियासी कहानी कह रही है। निशांत अपने पिता नीतीश का पैर छू रहे हैं। नीतीश कुमार निशांत पर जमकर आशीर्वाद बरसा रहे हैं, क्योंकि जेडीयू अब निशांत के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाला है। निशांत ही जेडीयू के भविष्य हैं। जेडीयू में निशांत की भूमिका अब बड़ी होने जा रही है। जेडीयू की बड़ी बैठक में सभी नेताओं ने निशांत को पार्टी का भविष्य बताया। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से लेकर विजय चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, सबकी जुबान पर निशांत हैं। हमारे जनता दल यूनाइटेड पार्टी का भविष्य है निशांत जी, और उन पर पूरा पार्टी का दारोमदार है। वो सक्रिय भी हो गए हैं, तो युवाओं का भी बड़ा झुकाव है। बड़े ही संजीदगी के साथ, सरल है, सहज है, और नीतीश कुमार जी का ऑरा दिखता है उसमें। श्री निशांत कुमार जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, पार्टी के नेता हैं, उनके नेतृत्व में भी हम लोग काम करेंगे। निशांत कुमार जी ने भी आज राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अत्यधिक सक्रियता से हिस्सा लिया है। इसके पार्टी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। जेडीयू की बड़ी बैठक के बाद निशांत ने भी अपना प्लान बता दिया। निशांत ने कहा, पिता नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाना है, जेडीयू को जन जन से जोड़ना है, संगठन को और मजबूत बनाना है। कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम सबको मिलकर पार्टी को मजबूत करना है। पिताजी की जो विचारधारा रही है उसे हमें जन जन तक पहुंचाना है, जन जन से पार्टी को जोड़ना है। हमारी सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हुई है। इसके लिए मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, और हम सबको मिलकर एक विकसित बिहार, समृद्ध बिहार बनाना है। जेडीयू को नीतीश और निशांत पर गर्व है। एक तरफ जेडीयू निशांत के युवा नेतृत्व में आगे बढ़ने को तैयार है, तो दूसरी तरफ पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार बेहद खुश नजर आए। नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं का खूब जोश बढ़ाया, तो जेडीयू के कार्यालय के बाहर बैंड बाजे ने समा बांध दिया। निशांत और नीतीश के नेतृत्व में जेडीयू का जोश हाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य परिषद की बैठक के बाद जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया और बैठक में हुई चर्चा को विस्तार से भी बताया। बैठक में पार्टी विस्तार और भविष्य को लेकर बातचीत की गई और नीतीश कुमार को एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। नीतीश कुमार जी आज के नेशनल काउंसिल में जो कहा, उन्होंने 3-4 बातें कही आज के नेशनल काउंसिल। एक तो उन्होंने ये कहा कि 2025 में जो मैंडेट मिला, ये बहुत बड़ा मैंडेट मिला 202 का, तो हमारी पार्टी को 85 सीट मिला। दूसरा कि मैंडेट में जो प्रॉमिस किया 1 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी का, वो हम लोग पूरा करेंगे। के भविष्य निशांत कुमार हैं और ये साफ तौर पर समझा जा रहा है, और इसी को लेकर आज की जो बड़ी बैठक जेडीयू की रही उसमें फैसला भी लिया गया। और निशांत कुमार भी राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और अब जेडीयू को किस तरीके से आगे बढ़ाना है इस पर उनका भी फोकस चल रहा है। और इसीलिए आज की ये सबसे बड़ी बैठक जो जेडीयू की रही उसमें नीतीश कुमार भी काफी ज्यादा खुश नजर आए, क्योंकि हमने आपको तस्वीर दिखाई जिसमें आप
आपने देखा निशांत कुमार ने किस तरीके से नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद दिए और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस पूरे बैठक की विस्तार से जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है और निशांत कुमार के नेतृत्व में जेडीयू अब आगे बढ़ेगा। और अब बात आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद उठे सियासी तूफान की करते हैं। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज भरत तिवारी के घर नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। सबने एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। विपक्ष तो विपक्ष, अपनों ने भी सरकार को घेरा है। ये रिपोर्ट देखिए। आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सियासी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने एनकाउंटर की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस मुठभेड़ पर सियासी एनकाउंटर जारी है। आरा के बिलौटी गांव में नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। रविवार को पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के साथ आरजेडी का एक डेलीगेशन भी बिलौटी गांव पहुंचा। सब ने मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की और एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। भरत तिवारी के परिवार के साथ जो जिला प्रशासन को साथ होना चाहिए था, आज उन पर भी भूख जो है मुकदमे डाले गए। और स्पीडी ट्रायल करिए और इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए। साजिश करके इस लड़के की हत्या की है और उसको तत्काल प्रभाव से, अगर ईमानदारी है मुख्यमंत्री में, यहाँ के शासन में, तो उसको बर्खास्त करना चाहिए सर्विस से। ये फर्जी एनकाउंटर करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो सरकार ने, जब कल माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि जांच होगी, इसका मतलब है सरकार ने जिस समय 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया और मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया, ये साबित हो गया कि ये फर्जी एनकाउंटर किया गया है। फर्जी एनकाउंटर के नाम पर जुल्मी पुलिस के उस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी के द्वारा उसकी हत्या का षड्यंत्र करके जघन्य हत्या किया गया है पुलिस के द्वारा। भरत भूषण तिवारी के कथित मुठभेड़ मामले में भोजपुरी पावर स्टार और बिहार विधान परिषद सदस्य पवन सिंह की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए घटना पर गहरा दुख जताया है। पूरे मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराने की मांग की है। पवन सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भरत केवल इतना चाहते थे कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करें और गरीब, वंचित और बाढ़ पीड़ित परिवारों को उनके अधिकारों से वंचित न रखा जाए। उन्होंने भरत तिवारी को समाज के लिए संघर्ष करने वाला जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा गरीबों, असहायों, दलितों और जरूरतमंद लोगों की आवाज उठाई थी। पवन सिंह ने कहा कि भरत तिवारी की मृत्यु की घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है और इस मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आरा एनकाउंटर मामले में सियासत तो हो ही रही है, अब ये मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। एनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका डाली गई है। याचिका में एनकाउंटर को फर्जी बताया गया है। जो भी उस टीम में शामिल लोग थे उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और इस प्रकार की घटना पर विराम लगे और इस पूरे मामले की जांच मानवाधिकार आयोग के स्तर से हो। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इस पूरे मामले की जांच करें। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सरकार के न्यायिक जांच के आदेश के बावजूद इस पर सियासत थम नहीं रही है। एक तरफ सरकार इस एनकाउंटर को लेकर विपक्ष के हमले तो झेल ही रही है, अपने भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। खाकी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार के साथ
मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मोतिहारी से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए, जहां जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी गरीबों की योजनाओं को बख्शा नहीं जा रहा है। कबीर अंत्येष्टि योजना में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने व्यवस्था की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो रखवाली की उम्मीद किससे की जाए। मोतिहारी में भ्रष्टाचार के भूखों ने जो किया, उसने कफन चोर के शब्द को सच साबित कर दिया है। जहां गरीबों के अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाले पैसों पर भी अफसरों और बिचौलियों ने डाका डाल दिया। मामला कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना से जुड़ा है, जिसके तहत बीपीएल परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए 3000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। लेकिन यहाँ तो अंधेर गर्दी वाला हाल है। विभागीय जांच में जो खुलासा हुआ है उसने मानवता को तार तार कर दिया। इस योजना में करीब 4.5 लाख रुपए का बड़ा घोटाला सामने आया है। हद तो तब हो गई जब कागजों पर जीवित व्यक्तियों को ही मृत घोषित कर उनके कफन के पैसे निकाल लिए गए। यानी जीते जी मार डालना किसे कहते हैं, ये मोतिहारी के इस सरकारी सिस्टम ने दिखा दिया। घोटाला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। जो लोग अमीर हैं, जो सरकार की पात्रता और बीपीएल की श्रेणी में दूर दूर तक नहीं आते, उन्हें भी इस योजना की मलाई खिला दी गई। हकदार देखते रह गए और आप पात्रों की जेबें गर्म होती रही। लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन की आंखें क्यों बंद थी? बिना वेरिफिकेशन के फाइलों पर साइन कैसे हुए? क्या ये सच निचले स्तर की कारस्तानी है या इसमें ऊपर तक हिस्सा पहुंच रहा था? सुनिए इस पूरे मामले पर DRDA डायरेक्टर कुंदन कुमार का क्या कहना है। और निश्चित रूप से जो जांच में गया, स्थलीय और अभिलेखीय जो साक्ष्य मैंने देखा, उसके तहत काफी गड़बड़ियां पाई गई और उसमें बेसिकली वैसे लोग को भी लाभ दिया गया है जो बीपीएल श्रेणी में नहीं है। बीपीएल श्रेणी में है उन्हीं लोगों को लाभ दिया जाना है, लेकिन बीपीएल श्रेणी के इतर लोगों को भी कबीर अंत्येष्टि का लाभ दिया गया है और इसको जो योग्य नहीं है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या सिर्फ घोटाला स्वीकार कर लेने से इस पाप के दाग धुल जाएंगे? गरीबों के हक पर डाका डालने वाले इन अधिकारियों और बिचौलियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई कब होगी? क्या प्रशासन इन पैसों की रिकवरी उन रसूखदारों से कर पाएगा जिन्हें गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया? देखना होगा कि कफन चोरी के इस सिंडिकेट को प्रशासन कब तक बेनकाब करता है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अनवीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। समस्तीपुर के एक 15 साल के लड़के ने क्रिकेट जगत में वो गदर मचाया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। नाम है वैभव सूर्यवंशी। श्रीलंका की धरती पर इस युवा बल्लेबाज ने वो इतिहास रचा है जो क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज अपने पूरे करियर में नहीं कर पाए। कहते हैं कि प्रतिभा किसी बड़े शहर या आलीशान सुख सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। अगर इरादों में दम हो तो समस्तीपुर की मिट्टी से निकला एक लड़का भी पूरी दुनिया के क्रिकेट इतिहास को बदल कर रख सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के नए वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी की। श्रीलंका की धरती पर सिर्फ 11 गेंदों में दुनिया की सबसे तेज 50 ठोककर 21 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैभव ने इसी तूफानी पारी से श्रीलंका के ही कौशल्य वीरत्ते का 21 साल पुराना रिकॉर्ड ढहा दिया, जिन्होंने 2005 में 12 गेंदों में 50 जड़ी थी। वैभव यही नहीं रुके, उन्होंने महज 29 गेंदों में 94 रनों की ऐसी आतिशी पारी खेली कि विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगने लगे। वैभव की तूफानी पारी 94 रन, 29 गेंद, 10 चौके, 8 छक्के,
324.14 स्ट्राइक रेट, शतक से सिर्फ 6 रन दूर। आज का खेल तो बहुत अच्छा लगा है कि 11 गेंद पर ही अर्धशतक मार दिया। का बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो बन गया, से काफी खुशी हुई है। वैभव भले ही ग्लोबल स्टार बन चुके हैं, लेकिन इस मुकाम के पीछे समस्तीपुर की वो गलियां हैं जहां इस लड़के ने पहली बार बल्ला थामा था। एक छोटे से गांव से आने वाले वैभव की छवि एक बेहद शांत, संस्कारी लेकिन मैदान पर बेहद आक्रामक खिलाड़ी की है। मिट्टी की इसी सौंधी महक को समेटे वैभव ने जब रिकॉर्ड बुक में कदम रखा तो इतिहास खुद ब खुद बनता चला गया। महज 12 साल की उम्र में बिहार के लिए रणजी डेब्यू। सचिन युवराज को पीछे छोड़ सबसे युवा रणजी खिलाड़ी बने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 58 गेंदों में चढ़ा शतक। बिहार अंडर 19 इतिहास के सबसे युवा शतकवीर बने। महज 13 साल की उम्र में आईपीएल मेगा ऑक्शन में शामिल। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा, जिससे वे आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। अभी कुछ दिन पहले ही श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने मैदान पर वैभव को घर जाने का ताना मारा था, लेकिन समस्तीपुर के इस लाल ने शब्दों से नहीं बल्कि अपने बल्ले से ऐसा करारा जवाब दिया कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। अब साफ है कि वैभव सूर्यवंशी रुकने वाले नहीं हैं। भारतीय क्रिकेट का ये सूर्य चमक चुका है और आने वाले वक्त में कई बड़े रिकॉर्ड्स को भस्म करने के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीट यूजी 2026 री एग्जाम भारी सुरक्षा और अभूतपूर्व निगरानी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पेपर लीक विवाद के बाद एनटीए ने इस परीक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए। देश भर के लाखों छात्रों ने दोबारा परीक्षा दी। परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं संतोषजनक रहीं और परीक्षार्थियों ने प्रशासन की तैयारी की सराहना की। हालांकि प्रश्न पत्र के लेवल को लेकर छात्रों में मायूसी देखने को मिली। कई परीक्षार्थियों का कहना है कि पेपर कठिन था, जिससे कट ऑफ कम जाने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि पटना जिले के 95 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई थी। पिछले बार से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड था। फिजिक्स का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड था। बायो में भी न्यूमेरिकल्स टाइप का क्वेश्चन बायो में था। केमिस्ट्री भी था ही हार्ड। ओवरऑल हार्ड था पेपर। एग्जाम अच्छा रहा। 6 क्वेश्चन फिजिक्स में और 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में छोड़ के सारा अटेम्प्ट कर दिए हैं। हम पिछला बार मिल जाएगी। पिछला बार से रहा है पेपर टफ, लेकिन वही है कि कट ऑफ भी उसी तरह से रहेगा। कट ऑफ करीब 520। पिछले बार से क्या लग रहा है कि जो गिरेगा, बहुत ये बुला करके बहुत हार्ड पेपर दे दिया है। अच्छा। और जो जितना पिछला बार का लेवल 2025 जैसा था एकदम सेम टू सेम वैसा ही दिया है। फिजिक्स थोड़ा टफ लगा। कट ऑफ हाई जाएगा या फिर लग रहा है डाउन रहेगा? एवरेज ही रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा भी हाई नहीं जाना चाहिए। तैयारी करने का मौका दिया गया लेकिन क्वेश्चन का लेवल सही नहीं लगा। लेवल अच्छा था, मतलब सफलता मिलेगी पता नहीं। हाँ, अरेंजमेंट्स बेटर थे। लास्ट टाइम से सिक्योरिटीज थोड़ी हाई थी और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटीज थी लास्ट टाइम से। मतलब कहीं से कोई चूक नहीं दिखी ना? नहीं, कहीं वायरल की खबर नहीं आई? नहीं। अच्छा रहा। हाँ। नीट री एग्जाम के सफल आयोजन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने नीट री एग्जाम के लिए पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को धन्यवाद दिया। साथ ही छात्रों को भड़काने के लिए विपक्ष पर हमला बोला। नीट परीक्षा समाप्त हुआ। 23 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ पूरे देश में। और मैं धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को। लेकिन
उनके चेहरे बेनकाब हुए। राहुल गांधी जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले, छात्रों को भड़काने वाले, इनके चेहरे बेनकाब हो गए। आज जरूरत है भारत के भविष्य जो हमारे युवक हैं उनको प्रोत्साहित करने का, न कि उन्हें भड़काने का। राजस्थान के जयपुर के खातीपुरा स्टेशन से दरभंगा के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से दरभंगा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन नियमित रूप से चलेगी और इससे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को सीधा फायदा होगा। ट्रेन में 22 कोच हैं और सुरक्षा के लिए हर कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वर्तमान में अजमेर से दरभंगा के बीच केवल एक साप्ताहिक ट्रेन संचालित हो रही है। बढ़ते हैं आगे और बात इस वक्त की बड़ी खबर ही करेंगे। लखीसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट परीक्षा के दौरान मुन्ना भाई गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 9 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय विद्यालय से 7, KRK स्कूल से 1, हसनपुर उच्च विद्यालय से 1 मुन्ना भाई गिरफ्तार हुआ। सभी दूसरे जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार मुन्ना भाई में मेडिकल के छात्र भी शामिल हैं। पुलिस अब पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं। क्लास 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। भीषण गर्मी को लेकर यह फैसला लिया गया है। डीएम कुंदन कुमार ने यह फैसला लिया। 27 जून तक सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी और सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए ये आदेश जारी हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। स्कूल से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। 27 जून तक 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे। और पटना से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। स्कूल की समय सारणी को लेकर शिक्षा विभाग का आदेश सामने आया है। कल से खुल रहे सरकारी स्कूलों में समय सारणी नहीं बदलेगी, यानी कोई टाइम टेबल बदलने वाला नहीं है। 30 जून तक मॉर्निंग शिफ्ट में ही स्कूल संचालित होंगे। सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक स्कूल चलेगा। 30 जून के बाद स्कूलों की समय सारणी बदले जाएगी और उसके बाद सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल संचालित होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं और न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, टाइम टेबल स्कूल का नहीं बदला गया है, क्या ये गर्मी की वजह से ऐसा फैसला है? शिप्रा, देखिए, बिहार में भीषण गर्मी का लगातार प्रकोप जारी है और इसमें छोटे बच्चे जो खासकर स्कूली बच्चे होते हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है क्योंकि राज्य भर के सभी सरकारी स्कूल कल से गर्मी छुट्टी के बाद खुलने वाले हैं और ऐसे में डे शिफ्ट के बदले अब जो है फिर से मॉर्निंग शिफ्ट में ही स्कूल संचालित किए जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग के सचिव और तमाम अधिकारियों ने एक तरह से वार्ता की और उसके बाद ये आदेश जारी किया गया है। कल से सुबह 6:30 बजे से लेकर 12:30 बजे दोपहर तक ही स्कूल संचालित होंगे, जो पहले 31 मई तक स्कूल की समय सारणी थी। कुल मिलाकर 30 जून तक शिक्षकों और छात्रों को राहत देने की बात आई है कि अब मॉर्निंग शिफ्ट में ही स्कूल संचालित होंगे और इस बीच में जो प्रार्थना है या फिर तमाम जो कार्यक्रम है उसको लेकर स्कूल प्रशासन अपने हिसाब से वो शेड्यूल तय कर सकता है, लेकिन फिलहाल स्कूल की समय सारणी यही रहेगी। और दूसरी तरफ पटना जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने भी आदेश जारी कर दिया है कि क्लास 8 तक के तमाम जो स्कूल हैं उसमें शैक्षणिक गतिविधियों में प्रतिबंध लगा दिया गया है 27 जून तक। यानी स्कूली बच्चों को बड़ी राहत देने का सरकार ने फैसला लिया है, जिसमें कई जिले के जिलाधिकारी अलग अलग आदेश जारी कर रहे हैं अपने अपने जिले के वेदर के हिसाब से, क्योंकि अधिकतम तापमान 41-42 डिग्री के आसपास बिहार में रिकॉर्ड किया जा रहा है। शिप्रा, ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते हैं, जहां जिला परिषद कार्यालय का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में कार्यालय परिसर के कमरे में कुछ लोग टेबल के आसपास बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां बोतल और कई गिलास भी नजर आ रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि कमरे में शराब पार्टी चल रही थी और वीडियो में दिख रहे लोगों में जिला परिषद के कर्मचारी भी शामिल हैं
और वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। डीडीसी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच जारी है, लेकिन संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर एक शराब पार्टी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि वह वीडियो समस्तीपुर के इस जिला परिषद कार्यालय का है और उसमें कुछ लोग कार्यालय के अंदर टेबल पर बैठकर के और शराब पार्टी कर रहे हैं। और इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। इस वीडियो की जांच के लिए यहाँ के जो उप विकास आयुक्त हैं डीडीसी, उनके द्वारा आदेश दिया गया है और वीडियो को सत्यापित कर उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस शराब पार्टी के वीडियो पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और बड़ी खबर आपको छपरा से बताते हैं, जहां अमनौर में नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मुर्गी फार्म चलाता है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। हालांकि पुलिस ने हालात को नियंत्रित कर लिया है और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। छपरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है गांव में, लेकिन तनाव का माहौल अभी भी बना हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला, गांव वालों को समझाया है। गांव में फिलहाल भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। और इस बीच आपको बेगूसराय से बड़ी खबर बताते हैं, जिसमें गैंगरेप मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। नामजद आरोपी नीतीश कुमार गिरफ्तार किया गया। एक अन्य आरोपी अमन निषाद गिरफ्तार हुआ है। एसपी मनीष ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें, 11 जून को चकिया थाना क्षेत्र में 5 आरोपियों ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाया और अब उस पर कार्रवाई हुई है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गैंगरेप मामले में बड़ी कार्रवाई। बड़ी खबर आपको नवादा से बताते हैं, जहां सड़क हादसे के बाद सदर अस्पताल में जमकर हंगामा हो गया। लोगों ने डॉक्टर के चैम्बर में मौजूद नहीं रहने पर हंगामा किया है और अस्पताल की लापरवाही पर परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। दरअसल नेमदारगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। इलाज के दौरान 2 युवक की मौत हो गई, जबकि एक को निजी अस्पताल रेफर किया गया। परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज नहीं मिलने से मरीजों की हालत बिगड़ी। अस्पताल प्रशासन ने मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। एक्सीडेंट हुआ बच्चा का नेमदारगंज में, लेढ़ा मोड़ के पास। वहाँ से आपके 112 के नौजवानों ने उठा के लाया सदर अस्पताल। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन हुआ, हम लोग साथ में आए। यहाँ आने के बाद डॉक्टर हमने देखा, एक भी डॉक्टर नहीं। मैं अपने पर्सनल नंबर से बात किया हूँ आपके नवादा सदर अस्पताल के मैनेजर से। मैनेजर साहब, आपका यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। मैनेजर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर, इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैनेजर साहब कह रहे हैं डॉक्टर राउंडिंग पे है। मगर डॉक्टर नहीं रहने के कारण में 1 घंटा सीएस को भी कॉल किया गया, डीएसपी को भी कॉल किया गया, एसपी साहब को भी कॉल किया गया। सीएस भी फोन नहीं उठाया, जबकि वो भी लड़का भी दम खत्म। प्रथम आए